हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब के नियम क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। चैप्टर फर्स्ट है विलयन। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बिना टाइम गवाए। परासरण किसे कहते हो, सबसे पहले परासरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा है। तो परासरण की क्रिया सब लोगों ने देखी होगी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओस्मोसिस। अच्छा ये बताओ बेटे कि क्या ये क्रिया सबने देखी है नहीं देखी है? हाँ देखी है। जब आप किशमिश को दूध में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, तो जो किशमिश होती है सूखी हुई बिल्कुल, वो फूल के गोलगप्पा बन जाती है। और गोलगप्पे भैया आपने बहुत खाए हैं, लड़कियों के तो फेवरेट होते हैं गोलगप्पे। अगर ये छोड़ो, ओस्मोसिस हम कहते किसे हैं? तो जैसे ही आपने किशमिश को दूध के अंदर डाला तो किशमिश फूल गई, मतलब कि यार जो दूध होगा, ठीक है, वो किशमिश के अंदर चला गया होगा। यही तो हुआ होगा है भैया। या ऐसे भैया मैंने फूक मार मार के भर दी उसके अंदर हवा, ऐसे नहीं, दूध जो है वो उसके अंदर चला गया होगा। चलिए साहब एक रियल एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। आपको एक आलू लेना है, आलू सबने देखा होगा, अरे बहुत खाया दबा के, मोटा सा आलू लेना है। आलू भी बहुत महंगा चल रहा है आजकल इस टाइप का। यहाँ से काट देना है, ठीक है, ऐसा बना देना है उसको, और छील लेना है, ध्यान देना, छील लेना। और भैया इसको जो है यहाँ से बीच में से जो इसका गूदा होता है वो इतना भाग इसको निकाल देना, ठीक है, निकाल दिया, ठीक है। अब इसको जो है एक पानी से भरे बर्तन में रख देना। यू नो के वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर हमेशा विलायक होता, ठीक है, वाटर हमेशा विलायक होता भैया। चलिए साहब मैंने पानी से भरे हुए बर्तन में रख दिया, इसको रख दिया, ठीक है। अंदर मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आलू के हिसाब से डालना कि आलू कितना बड़ा है आपका। और भैया इसमें मैंने नमक यहाँ डाला है और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद क्या करोगे आप? 1.5 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे ढककर रख देना है। फिर 1.5 घंटा जब हमारा पूरा हो जाएगा, 1.5 आवर हमारा पूरा हो गया, तो ऊपर से इसको हटा लेना है। जैसे ही हटाओगे तो ये तुम देखोगे जो ये लेवल यहाँ तक था वो अब पूरा भर चुका होगा। ये लेवल बेटे पूरा अब क्या होगा? भर चुका होगा, ठीक है। अब लगा लो रिएक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ चेक कर लो कि जो ये विलायक था बेटे ये था कम गाढ़ा, मतलब कम सांद्रता वाला था, ये पतला था। और ये क्या चीज़ है? ये बेटे गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब ये जो हो गया तुम्हारे पास अधिक सांद्रता वाला विलयन हो गया, ठीक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन हो गया। अब चेक ये कर लेते हैं यहाँ पर हम परासरण में कि इसका जो लेवल है वो क्यों बढ़ा, इसका लेवल क्यों बढ़ा? क्योंकि विलायक के अणु इसको पार करके, यानी कि इस आलू की झिल्ली को पार करके बिलियन में चले गए। यानी कि ये तो बन गया हमारा बिलियन, क्योंकि नमक प्लस वाटर का क्या बन गया हमारा? बिलियन बन गया। तो ये क्या है मेरे पास? ये तो बिलियन है। और बेचारा ये क्या है मेरे पास? ये विलायक है। ये वाटर क्या है मेरे पास? विलायक है। तो ये बेचारा पतला है, ये वाला गाढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, जो विलायक के अणु हैं यानी कि जल के अणु जो हैं वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि आलू की झिल्ली को पार करके बिलियन में चले गए, ठीक है। अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रख देना है, अपने आप चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो विलायक के अणु होते हैं वो पतले विलयन से गाढ़े विलयन में इस झिल्ली को पार करके पहुंच जाते हैं अपने आप। इसी क्रिया को आप क्या बोलते हो? परासरण कहते हो। और ध्यान देना यहाँ पे जो झिल्ली होती है ये वाली, ये झिल्ली काम करती है अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको हम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसकी परिभाषा कहीं साइड में लिखो बेटे आप कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो मान लो ये मेरे पास अवरोध है जिसमें मेरे पास क्या है? विलेय है, और मेरे पास क्या है? विलायक है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है, देखो अर्ध मतलब आधा, बिलियन के 2 अवयव होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। अब अर्ध क्यों बोला गया? अर्ध इसलिए बोला गया है कि जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो विलेय के अणुओं को रोक देती है, विलेय के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने से रोक देती है, लेकिन विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नमक यहाँ से यहाँ को आ जाए, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तभी तो दिया इसको, तभी तो बोला गया इसको, यानी कि सेमी परचमेंट मेम्ब्रेन। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसको छोड़ो। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है और विलेय के अणुओं को रोक देती है,
ठीक है, याद हो गई परिभाषा। जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है, लिखो साइड में कहीं कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं हम, कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आने जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को ठोर रोक देती है, बिल्कुल रोक देती है, यानी कि विलेय के अणुओं को रोक देती है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। तो परासरण यहाँ पे क्या हुआ, परासरण यहाँ हुआ कि विलायक के अणुओं का, ओनली क्वालिटी होती है इसकी विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक के अणुओं का, ठीक है, ठीक है, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, ठीक है, ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से, कम सांद्र, सांद्र मतलब पतले विलयन से, कम सांद्र वाले, ठीक है, कम सांद्र वाले विलयन से, ओके सर ओके, कम सांद्र वाले विलयन से, हाँ हाँ, अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, वाले विलयन की ओर, ठीक है, विलयन की ओर, ओके सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका, विलायक के अणुओं का कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। जो ये मेरे पास है ना अर्धपारगम्य झिल्ली, हाँ सर हैगी, खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कौन सा प्रवाह बेटे, स्वाता प्रवाह, ठीक है, स्वाता प्रवाह क्या कहलाता है हमारा, परासरण कहलाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, परासरण कहलाता है, यानी कि ओस्मोसिस कहलाता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास ये ओस्मोसिस होता है वो केवल द्रवों में होता है, ठोसों में, गैसों में कभी भी ओस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। और आपने ये 12th क्लास में बहुत, यानी कि 10th क्लास में, 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें बहुत डीपली करके पढ़ा होगा परासरण विसरण। तो ध्यान देना, परासरण केवल द्रवों में होता है, ठोसों में और गैसों में कभी भी परासरण नहीं होता, इस लाइन को ध्यान देना आप। तो किसका, विलायक के अणुओं का, ध्यान देना बेटे, ओनली विलायक, विलेय को तो अर्धपारगम्य झिल्ली अपने अंदर से आने जाने देती नहीं है, तो विलायक का तो काम तमाम है। ठीक है, चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से परासरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी और ज़्यादा मैं फालतू लिखवाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अब जो मेनली मेरे पास पॉइंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरे पास ओस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस प्रेशर। चलिए, प्रेशर का मतलब समझते हो ना आप, हैं भैया, प्रेशर का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन सर परिभाषा हमने आज तक याद ना करी है इसकी, ओस्मोसिस की। अरे भैया कुछ तो परिभाषा होगी इसकी, प्रेशर की, दाब की, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, पढ़ के देखना, 11th क्लास में दे रखा, बड़ा मजा आता पढ़ने में इस चीज़ को। चलिए साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसकी परिभाषा लिख लेना आप, अर्धपारगम्य झिल्ली के काम आएगी आगे आपके। ओके सर ओके, मज़ा आ रहा पढ़ने में या ऐसी बस ऊपर ही ऊपर? बेटे डीपली करके पढ़ो इस चीज़ को, जितना डीपली पढ़ोगे, लिख लिख के याद करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचना किताबें लेके बैठ गए, हाँ जम 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 आप जम जम पढ़ रहे हैं, ऐसे याद नहीं होने वाला। लिख लिख के याद करो, जितना लिख लिख के याद करोगे उतना ज़्यादा याद होने वाला। ये टॉपिक बिल्कुल ईजी होते हैं, जो मान लो वो ठान लो, जो मान लिया वो करके मानो, फिर छोड़ो मत उसको बिल्कुल भी। ठीक है, चलो साहब परासरण दाब पर आता हूँ मैं। तो परासरण दाब होता क्या है? कुल मिला के बात यह है कि ये हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है। अरे हमारे द्वारा तो पता ना क्या क्या लगाया जाता है, लेकिन परासरण दाब क्या है? हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है। इस लाइन पे ध्यान देना है आपको। चलिए साहब, ये हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है, पर होता क्या है? तो हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। अगर कोई भी कहीं भी आपसे परासरण दाब की परिभाषा पूछे, बेझिझक एक आंसर बताना कि सर ये हमारे द्वारा लगाया गया दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया क्या होती है? रुक जाती है। परासरण क्रिया कभी होती नहीं है। ठीक है, हो गया याद परिभाषा? लेकिन मैं किताबी परिभाषा लिखवाऊंगा बेटे आपको, मैं ये वाली परिभाषा लिखवाने वाला नहीं हूँ। कभी सोचो कि सर हाँ लिखवा दो, ये वाली काम चल जाएगा। हर बुक में अलग अलग परिभाषा मिलेगी। ठीक है, चलिए साहब, एक छोटी सी परिभाषा मैंने निकालने के लिए बेटा एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो मैं किताबी परिभाषा लिखवा रहा हूँ। मैं किताबी ज्ञान किस किस को है? अरे भैया किताबी ज्ञान सर सबको होता है, हमें भी है। अरे भाई हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप टीचर बनोगे, आप किसी और को पढ़ाओगे। बस यही क्रिया लगातार लाइफ में चलती आ रही है। ये लगाया मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली, अरे सर ये क्या लगाया आपने? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अरे ये तो हमारे याद हो गई, ये सर विलायक के अणुओं को अपने अंदर से जाने देती है। हाँ, विलेय के अणुओं को रोक देती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली। चलिए साहब, अर्धपारगम्य झिल्ली है ये हमारी। ओके सर, ओके। और बताइए सर इसके बारे में, और क्या बताएं भाई?
है भैया। और क्या बताएं फिर? चलिए साहब आगे बताएंगे, अभी सब्र रखो जरा। लो भैया तोड़ दो, तोड़, जैसे दिल टूटता ना, दिल ऐसा तोड़ दो इसे। लो साहब तोड़ दिया हमने। तो भैया हमें इस तरफ लेना बिलियन, ठीक है, बिलियन को कर देना गाढ़ा, क्योंकि बिलियन में बिले प्लस बिलायक दोनों होते हैं, लेकिन इधर हमें केवल बिलायक ही लेना है। इधर हमें केवल क्या लेना है बेटे? बिलायक ही लेना है। बिलायक थोड़ा पतला होता है। अब क्या होगा सर, क्या होने वाला है अब क्या होगा कि भैया परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर परासरण की क्रिया, ये बिलियन है मेरे पास, ठीक है। अब बिलायक के जो अणु हैं वो यहाँ से यहाँ को जाना प्रारंभ हो जाएंगे। हमें जो है रोकना, ये नहीं होने देना है। क्या करोगे? या तो दोनों की सांद्रता बराबर कर दो, जितना गाढ़ा ये है उतना गाढ़ा ये है, तो परासरण क्रिया रुक जाएगी। दोनों की सांद्रता अगर आपने बराबर कर दी तो परासरण क्रिया रुक जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, बोले मेरे पास ये उपचार भी है, पिस्टन लगा के, और भैया ये मेरे पास क्या हो गया? पिस्टन हो गया। और पिस्टन लगा के इसके ऊपर मैंने क्या कर दिए? 2 बाट रख दिए, ठीक है सर। पिस्टन के ऊपर आपने बाट लगा दिए, थोड़ा सा वजन लगा दिया, तो क्या होगा कि ये वजन जो है ना वो नीचे को दबा देगा, ऐसे करके दबा देगा। ऐसे करके जैसे ही दबागा ना, ठीक है, तो इस पर हल्का सा प्रेशर पड़ेगा ऊपर से नीचे की ओर। और जो बिलायक के अणु मजे में जा रहे थे इधर से इधर को, अब वो मस्ती में यहीं रहेंगे। बोले यार ये तो रास्ता बंद हो गया जाने का, क्योंकि आपने क्या कर दिया? प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगाया किस चीज़ पे? बिलियन पे लगाया, बिलायक पे नहीं लगाया। मान लो अगर आपने प्रेशर बिलायक पे लगा दिया तो क्या होगा? अब जैसे ही बिलायक पे प्रेशर लगाओगे तो जो है ये थोड़ा दबेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हाई प्रेशर से ये बड़ी तेजी से बिलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि परासरण क्रिया और तेज हो जाएगी। जबकि हमें करना रोकनी है, तो रोकने के लिए हमें बिलियन पर परासरण दाब लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो भैया बिलायक और बिलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके, पृथक मतलब अलग करके, किसको? बिलायक तथा बिलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके परासरण क्रिया को रोकने के लिए, ओके, परासरण क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है परासरण दाब कहलाता है। क्या ये परिभाषा आप लोगों को याद ना होगी? क्या ये परिभाषा आप खुद से नहीं लिखोगे? जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो खुद अपने आप परिभाषा लिखते हैं, तो आप भी अपने आप लिखो, या मैं लिख के दिखाऊँ परिभाषा? चलो यार मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कहोगे यार सर ने परिभाषा ना लिख भाई। चलिए साहब लिखवा दें परिभाषा फिर। ओके ओके ओके, तो बेटे बिलायक, ठीक है सर, बिलायक ओके तथा बिलियन को, बिलायक तथा बिलियन को, ठीक है, बिलायक तथा बिलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, बिलायक तथा बिलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करके बेटे? पृथक करके। ओके ओके, पृथक करके, ठीक है, पृथक करके परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को, ठीक है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, बिलियन पर कम से कम, ध्यान देना बेटे, काय पर? बिलियन पर कम से कम, कम से कम, ठीक है, जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, क्या कहलाता है भैया? हमारा लगाना पड़ता है, क्या कहलाता है भैया? परासरण दाब कहलाता है, ठीक है बेटे, परासरण दाब कहलाता। लो साहब ये परिभाषा ये मैंने लिख दी। अब बताओ यार परासरण कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, परासरण दाब कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है? आप पैसों से कोर्स खरीद रहे हो, ले भैया पैसों से मैंने कोर्स खरीदा और पढ़ रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मत खरीदो कहीं से भी कोर्स, यही आपका सब कुछ पढ़ते रहो बढ़िया करके इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया रे, ठीक है, ये हो गया हमारा परासरण दाब। अब क्या होगा? मान लो बाजी चांस आपको गुस्सा आ गया, बोले शत्रुभा जो है ये परासरण की क्रिया रुक ही नहीं रही है, परासरण की क्रिया नहीं रुक रही है, और आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से में 1 बाट और रख दिया इसके ऊपर उठा के, 2 बाट और रख दिए, बोले ले ना मानिया, तो अब क्या होगा? अब वजन तो बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा नीचे की ओर आगा, अब इस पर दबाव बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो बिलायक के जो अणु होंगे अब इस बिलियन से
इस विलायक की ओर टुम 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 चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा बताओ जाएंगे नहीं जाएंगे? प्रेशर तो ज़्यादा बढ़ा दिया ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी कि परासरण दाब तो वह दाब हो गया जिस पर परासरण क्रिया रुक गई। अब आपने थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दिया, बोले यार मैं 2-3 बार और रख के देखूं अब क्या होगा। तो अब क्या होगा कि विलायक के जो अणु हैं वो इस विलयन से इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि विलायक के अणु ज़्यादा अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्र वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है इसको बोलते हैं हम प्रतिलोम परासरण। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रतिलोम परासरण। ये लाइन पेपर में भैया बहुत मोस्ट है। प्रतिलोम परासरण के बारे में बहुत कम बच्चों को नॉलेज होती है, तो एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन रखता है जो ना पढ़े हो। प्रतिलोम परासरण, इसको बढ़िया करके डालना हेडिंग, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिलोम परासरण। ठीक है बेटा, इसी में ही है, परासरण दाब में मैं लिखवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लो कि यदि, ठीक है, बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाए, ठीक है, यदि बाह्य दाब, तो चित्र में इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं समझाया था मैंने। ठीक है बेटे, यदि बाह्य दाब, ठीक है सर, परासरण दाब से अधिक हो जाए, परासरण दाब से, ठीक है, दाब से कैसे हो जाए बेटे? अधिक हो जाए। यदि बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाए तो विलायक के जो अणु होते हैं उल्टे उल्टे भागने लगते हैं। विलायक के अणु कहाँ से? अधिक सांद्र वाले विलयन से। ठीक है सर, अधिक सांद्र, ओके, अधिक सांद्र वाले विलयन से, ठीक है, विलयन से कहाँ चल पड़े? कम सांद्र वाले विलयन की ओर, कम सांद्र वाले विलयन की ओर, ठीक है, विलयन की ओर क्या करते हैं बेटे? गति करते हैं, ये जाने लगते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, यानी कि उल्टा परासरण, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक है, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ओके सर, लो बेटे, ये हो गया हमारा प्रतिलोम परासरण। सब पढ़ा दूंगा, कुछ ना छोड़ूंगा, डरो मत यार। घबरा रहे हो तुम तो, अभी से घबरा रहे हो हैं? अभी शुरुआत हुई है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और 90 डेज मैंने लिए हैं, और 90 डेज में दोनों में आपको कंप्लीट करवा के दिखाऊंगा मैं, टॉपिक बाय टॉपिक। टेंशन मत लो यार, वो नोट्स भी दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा मैं, वहाँ जाकर आप देख लियो, ठीक है। वरना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, साने सर फर्स्ट करके आप मैसेज उस पर सर्च करना और मैसेज मुझे भेज देना, वहाँ जाके मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो विलयन से कम सांद्र वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, इस प्रक्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। चलिए साहब, हो गया प्रतिलोम परासरण। ओके, क्रिया उल्टी भी हो गई, सीधी भी हो गई, परासरण दाब भी हो गया, परासरण किसे कहते हैं ये भी हो गया। अब पढ़ लेते हैं परासरण दाब के नियम, जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। डाल दो हेडिंग, फिर डाल देते हैं हेडिंग, परासरण दाब के नियम। ओके, परासरण दाब के नियम, चलिए साहब, तो 3-4 नियम लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं, परासरण दाब के नियम निम्नलिखित है। पूरा लिखवा रहा हूँ बेटे, नोट सही देखो। परासरण, वैसे तो नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि यही आपके सारे के सारे नोट्स हैं। परासरण दाब के नियम निम्नलिखित है। नियम कैसे है बेटे? निम्नलिखित है, ठीक है, ओके, परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। कैसे हैं हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला नियम आता है बेटे बोयल बार्नहाफ नियम। क्या बात है, देखो बोयल और नियम के बीच में एक साइंटिस्ट घुस गए जिनका नाम है बार्नहाफ, ठीक है, बोयल बार्नहाफ नियम, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने कभी बोयल का नियम पढ़ा होगा। अच्छा, नहीं पढ़ा बोयल का नियम? जरा मुझे बताओ। गैसों के लिए बोयल का नियम लागू होता है। अब जब बार्नहाफ ने देखा, बोले यार ये जो बोयल का नियम है सोच रहा है, ये बार्नहाफ का जो नियम है, यानी कि जो बोयल का नियम है, ये गैसों के लिए लागू हो रहा है। अगर मैं यही नियम विलयन पे लागू करूं तो होगा या नहीं होगा? इसी सोच में बार्नहाफ ने ये 3-4 नियम दे दिए दूसरे ने, और बच्चे को कर दिया परेशान। बच्चे परेशान हो गए, और सिंपल सी बात है, होने भी चाहिए भैया। और जैसा आप लोग परेशान हो रहे हैं, हम पढ़ाने में परेशान, आप पढ़ने में परेशान। तो बोयल बार्नहाफ नियम बड़ा जरूरी नियम है बेटे ये। तो बोयल के नियम को बार्नहाफ ने विलयन के लिए लागू करा, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया बोयल बार्नहाफ नियम। चलिए साहब देखते हैं अब होता क्या है। तो सबसे पहले याद कर लो बोयल का नियम। याद करने का तरीका तुम्हें मैं बताऊंगा। बोयल का नियम मतलब, बोयल मतलब उबलना, बोयल मतलब उबलना। तो यहाँ पे जो ताप है ना, वो नियत रहेगा कि इस नियम के अनुसार, छोटा सा नियम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ओके सर,
इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, ध्यान देना बेटे, ताप यहाँ पे आपको कांस्टेंट रखना, नियत ताप पर जो विलयन का परासरण दाब होता है, विलयन का परासरण दाब, नियत ताप पर विलयन का परासरण दाब, ठीक है, दाब जो होता है वो सांद्रता, किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता के कैसा होता है, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भैया, तुम तो कुछ भी ना बोलते। अर्थात चलिए साहब मैं यहाँ लेता हूँ, जगह है नहीं नीचे, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कर दें इरेज पक्का, ठीक है साहब। चलो साहब लो, मैंने इसको इरेज कर दिया भैया, और अब कुछ इस तरह से हमने इसको इरेज कर दिया है, और आपको पढ़ाने वाले हैं बोयल-वान-हाफ नियम। नियम हमारा हो गया है। तो जो P है, जो परासरण दाब है, तो परासरण दाब को मैं शो कर दूंगा पाई से, ठीक है, ध्यान देना, किसी बुक में परासरण दाब को, ठीक है, P से शो किया गया है, और किसी बुक में परासरण दाब को पाई से शो किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे पाई लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ मैं, पाई। तो परासरण दाब को मैंने कहा शो करा पाई से, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, C आ जाएगा। C4 होता है कंसंट्रेशन, C4 क्या होता है, कंसंट्रेशन। ओके, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस पाई की जगह P लगा देता हूँ, ठीक है, क्या लगा देता हूँ बेटे, P, कोई दिक्कत नहीं है, परासरण दाब मतलब P फॉर प्रेशर, P से शो कर दिया, बाद में लिख देंगे समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरे पास प्रेशर है यानी कि परासरण दाब है, वो सांद्रता के समानुपाती है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं C की जगह लगाऊं 1/V, अब सोच रहे होगे कि सर यार ये C बराबर 1/V कहाँ से आ गया, इसका हमें राज बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई राज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सांद्रता को अगर मैं मोलरता में व्यक्त करूं तो मोलरता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या, ध्यान देना, विलय के मोलों की संख्या। तो यहां पर मैंने विलय के कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिया है, बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये जो आयतन तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, ये इस टाइम विलयन का आयतन है काय में, लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ जो विलय के मोलों की संख्या है वो कितनी है, 1 है, और विलयन का आयतन काय में है, लीटर में। तो C बराबर मैंने लिखा है 1/V। आगे हम विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n कर देंगे, लेकिन अभी मैंने कितनी करी है, सिर्फ 1 करी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप देखो, यानी कि प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां आयतन कम होगा वहां प्रेशर बढ़ेगा, जहां आयतन बढ़ेगा वहां प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल रियल है। आप थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको कि भाई मेरे पास ये विलयन है, विलयन में कुछ इस तरह से मेरे पास क्या है, विलायक घूमता फिर रहा है। आपने क्या करा, हल्का सा प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन आप देखो यहाँ आयतन ज़्यादा है। मान लो यहाँ मेरे पास आयतन कितना है बेटे, 1 लीटर है, तो कण जो है मेरे पास थोड़ी दूर दूर है, विलायक के अणु जो है मेरे पास थोड़ी दूर दूर है। लेकिन अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर मतलब यहाँ पे मैंने कुछ बाट लगा दिए हैं, कुछ बाट लगा दिए हैं, यहाँ भी मैंने कुछ बाट लगा दिए हैं, वजन लगा दिया है। तो मेरे पास आयतन कैसा हो गया है, कम हो गया है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। इतना प्रेशर बढ़ गया, अरे सर कितना बढ़ गया, अरे सर बहुत प्रेशर बढ़ गया। अब तुम अंदाजा लगाओ, आयतन कम, यानी कि जब आयतन ज्यादा है तो प्रेशर कम है, ठीक है। लेकिन यहां पर आयतन कैसा कर दिया मैंने, कम कर दिया, आयतन बहुत कम कर दिया, आयतन इतना कम कर दिया कि प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अगर ये बाट डालोगे तो फिर से जो पिस्टन होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा, इतना प्रेशर कर दिया। तो आयतन कम होने पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि जो ये अणु होते हैं विलायक के, वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, ठीक है, क्या जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से दाब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ये बढ़ डालोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली कंडीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल के पहिए में यानी कि टायर में हवा भरते हो, ट्यूब में हवा भरते हो, तो क्या होता है, तो पंप होता है जिसके पंप से आप भरते हो। एक तो डायरेक्टली भर दिया जाता है, लेकिन पंप कभी किसी ज़माने में आपने चलाया होगा, साइकिल चलाई होगी, तो वहाँ पे पंप होता है। तो पंप से जब हवा भरते हैं ना, उठाते हैं ऊपर को, ले आया आ गया ऊपर को, आयतन बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। और जब लगाते हैं जोर तो आयतन कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और हाई प्रेशर पर गैस जो होती है यानी कि वायु जो होती है वो टायर के अंदर चली जाती है। फिर उठा भैया, आयतन बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, और ले भैया फिर जोर लगाया, फिर जोर लगा रहे हो तो फिर आयतन कम हो गया, और प्रेशर हाई प्रेशर पे जब वायु है वो अंदर चली गई। तो पंप इसका रियल एग्जांपल है। तो गैसों के लिए लागू था, लेकिन बाद में जब बॉयल ने नियम लागू कर दिया, वो भैया वान-हाफ ने लागू करा विलयन के लिए, ठीक है, इसलिए बोला गया इसको बॉयल-वान-हाफ नियम। जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा K/V, भाग वाला काय में पहुंच जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो P भी बराबर कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। और यही मेरे पास क्या बॉयल का नियम है। एक खास बात मेरे दोस्त और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो ये बॉयल-वान-हाफ नियम है,
ठीक है, बॉयल बार्नहाफ हाफ नियम। चलिए इसके बाद में जरा सेकंड नियम करवा दूँ। हाँ मतलब पी को आप पाई से शो कर सकते हो, आगे मैं शो कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो अब मेरे पास जो सेकंड नियम इसका आता है मेरे दोस्त, वो आता है चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम, यानी कि चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम। ओके ओके, चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम। अब जिसने भैया गैसों के लिए ये नियम पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये 2 रुपये के ईजी से भी ईजी है। चलिए साहब, चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम की कहानी आ गई है। क्या बात है सर, चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम की कहानी आ गई। सर ये क्या होता है चार्ल्स बार्नहाफ हाफ नियम? तो चार्ल्स का जो नियम लागू होता है वो नियत परासरण दाब पर होता है, और आयतन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एज यू नो, जानते हो आप लोग, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ कि भैया इस नियम के अनुसार, इस, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ओके ओके ओके, इस नियम के, ये अच्छा लग रहा है, इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार, ओके ओके, नियत परासरण दाब पर, यहां देखना बेटे परासरण दाब मैंने कोष्टक रखा, नियत परासरण दाब पर, ओके सर, नियत परासरण दाब पर। हाँ भैया, इस नियम के अनुसार नियत परासरण दाब पर विलयन का जो आयतन होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन नियत परासरण दाब पर विलयन का आयतन, हाँ विलयन का आयतन, फिर हाँ विलयन का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, ओके ओके, समानुपाती होता है, ठीक है ठीक है, ओके। अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसको, जो अगर मेरे पास प्रेशर परासरण दाब मैंने नियत कर दिया तो जो आयतन होगा भी वो इस परम ताप के समानुपाती होता है। जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह लाता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो के क्या है बेटे, एक नियतांक। आप लिख देना जहाँ के जो है वो क्या है, नियतांक। आप यहाँ भी चाहो तो लिख देना कि जहाँ के जो है वो नियतांक है। तो के बराबर क्या हो गया मेरे पास, यहाँ नियतांक। ठीक है, 2 नियम हमारे हो गए। तो इस नियम के रियल में एग्जाम्पल बहुत कम है लेकिन होते हैं। परासरण ताप को कांस्टेंट रखना है तो जो आयतन होगा वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। इसके बाद में मेरे पास जो थर्ड नियम आता है वो आता है दाब बांट हाफ नियम। बहुत ज़्यादा यूज है इस नियम का, दाब वांट हाफ नियम। सर ठीक है, आगे बता दीजिए दाब बांट हाफ नियम क्या होता है। बांट हाफ नियम ने भी भैया बिलियनों के लिए सारे नियम लागू कर दिए, गैस वाले, अदर्स गैस वाले। चलिए साहब, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया। ठीक है, मैं टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने का, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, चलिए साहब, दाब बांट हाफ नियम आ गए। कुछ नहीं है, आयतन को कांस्टेंट रख देना है, आयतन को कांस्टेंट। ये नियम भी रियल लाइफ में लागू होता, बताऊंगा अभी आपको मैं। फिलहाल तो आपको क्या करना है, नियत आयतन पर, छोटी छोटी चीजें हैं पर हैं बड़ी मोटी मोटी। नियत आयतन पर ध्यान देना बेटे, नियत आयतन पर नियत आयतन पर मतलब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार। लो साहब, चलो लो भाई, ना मानने तो आप। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर, ठीक है, विलयन का परासरण दाब। ओके, विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब जो होता है वो परम ताप के, कैसा होता है भैया, परम ताप के समानुपाती होता है। लो साहब, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके ओके, अर्थात अगर मैं लिखूं जो परासरण दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है। देखो, जब भी आप टायर में हवा भरवाने जाते हो तो जितना प्रेशर तुम बढ़ाओगे, जितनी देर तक आप पंप यूज़ करोगे, तो कुछ समय बाद आप देखोगे जो पिस्टन के जो रोड, जो पिस्टन का यानी कि जो पिस्टन होता है, एक पिस्टन, और जिस मार्ग से वायु जाती है, मतलब जिस पाइप से वायु टायर के अंदर जाती है, वो पाइप भी क्या मिलेगा आपको, गर्म मिलेगा। तो जो पंप होगा वो भी गर्म हो जाता है, और जो उसकी जो जहाँ से वायु जाती है, जो पाइप होता है उसका, वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना अपने आप ज़्यादा बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये रियल फंडा बिल्कुल। तो जैसे ही मैं समानुपाती का छिड़ाता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट KT आ जाएगा। तो P बराबर कितना जाएगा बेटे मेरे पास, KT आ जाएगा। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, जहाँ K क्या है, एक कांस्टेंट है, जहाँ K क्या है बेटे, एक नियतांक है, जहाँ K बराबर नियतांक है। चलिए साहब, एक नियम और बचता है और वो आता है आवोगाद्रो, थर्ड फोर्थ नंबर आता है। 3 नियम हो गए, फोर्थ नंबर मेरे पास आता है आवोगाद्रो वांट हाफ नियम। ठीक है, आवोगाद्रो, ये बोय वाले साइंटिस्ट हैं, आवोगाद्रो वांट हाफ नियम। कभी सुना है इनके बारे में?
अरे सुनियो भाई मत, ये दिमाग खराब कर देंगे आपका। अवोगाद्रो बांड हाफ नियम, सिंपल सी बात है। एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कणों की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 ये दिया था इन्होंने। और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या हो गई और बहुत बड़ी खोज थी उस टाइम की, यार एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, कुछ भी हो साहब, ठीक है, उतनी होती है एक मोल अगर कुछ भी आपके पास। तो चलिए साहब, तो चलिए मैं सब बाद में समझाता हूँ, अभी पहले एक पॉइंट तो मैं समझा दूँ। मैं सबसे पहले देखो जरा ध्यान देना बेटा लाइन पे। मेरे पास मैंने 2 बिलियन लिए हैं, मेरे पास 1 बिलियन ये है, यानी कि अभी मैंने ये बाटर लिया है, यहाँ भी मेरे पास क्या है बेटे? बाटर लिया है मैंने, दोनों जगह बाटर लिया है, ठीक है। ध्यान देना, मुझे ताप क्या करना है? ताप और दाब, ताप और दाब दोनों को नियत रखना है, कोई बदलाव नहीं करने हैं। फिर आयतन भी मुझे नियत लेना है, इसका भी 1 लीटर आयतन लेना है मुझे, इसका भी क्या करना है बेटे? 1 लीटर आयतन लेना। यार दोनों के आयतन समान है, दोनों के ताप समान है, दोनों के क्या है? दाब समान है, पर अंतर इतना है कि यहाँ मैंने 1 मोल नमक घोला है और यहाँ मैंने 1 मोल चीनी घोली है। यहाँ मैंने 1 मोल नमक घोल दिया है और यहाँ मैंने 1 मोल क्या कर दिया बेटे? चीनी घोल दी है। अब आप जरा मुझे ये बताओ कि किस बिलियन में, ध्यान देना है, किस बिलियन में अणुओं की संख्या बराबर, मतलब अणुओं की संख्या ज़्यादा या कम होगी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ बेटे आप। यानी कि ताप नियत है, दाब नियत है, आयतन नियत है, ठीक है। तो किस बिलियन में, इधर मैंने नमक घोला है 1 चम्मच, इधर मैंने 1 चम्मच चीनी घोली है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अणुओं की संख्या किस में ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बता दूँ इस नियम के अनुसार। देखो, नियत ताप और दाब पर बिलियनों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। नियत ताप तथा नियत दाब पर, ठीक है, बिलियन के नियत आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है, ठीक है। तो दोनों में समान होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। चलिए सब लिखवा दूं मैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ओके ओके, इस नियम के अनुसार नियत ताप तथा दाब पर, नियत ताप तथा दाब पर, ओके, नियत ताप तथा दाब पर, ठीक है, विलियनों के समान आयतनों में, बिलियनों के समान आयतनों में, बिलियनों के समान आयतनों में, आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या कैसी होती है बेटे? संख्या समान होती है। और होती कितनी है? 1 पॉइंट, मतलब होती कितनी है? 6.023 गुणा 10⁻23। जितने अणु इसमें होंगे उतने अणु इसमें होंगे। बस शर्त यह है कि दोनों बिलियनों का आयतन समान होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 4 नियम पूरे हो गए हमारे, इसके अलावा कुछ नियम नहीं है। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, परासरण दाब जो है एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब क्या है बेटे? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म केवल अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। बिलियन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका परासरण, उस बिलियन का परासरण दाब उतना ज़्यादा होगा। बिलियन जितना पतला होगा उसका परासरण दाब उतना कम होगा। इस लाइन पे भी फोकस करना है आप ठीक से। क्यों? क्योंकि पता है कि परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है। और बिलियन में अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ज़्यादा होंगे, मतलब परासरण दाब उतना ज़्यादा होगा। और अणुओं की संख्या जितनी कम होगी परासरण दाब उतना कम होगा। आगे करेंगे इसके बारे में डिस्कस, घबराओ मत, सब पढ़ेंगे, ठीक है साहब। 4 नियम पूरे हो गए हमारे, ठीक है। अब एक बार इसको मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना चारों नियमों का, ठीक है साहब। चलो हटाओ, ओके सर, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत ज़रूरी है, बिलियन का सामान्य समीकरण और वहीं से परासरण दाब का सूत्र भी डेरिवेट होता है, ठीक है। अभी तो मैंने ये सिर्फ नियम लिखवाए हैं, एक चीज़ मैं और लिखवा दूं, विलियन का सामान्य समीकरण डाल दें हेडिंग, ठीक है साहब। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में? अरे बड़ा इजी टॉपिक है। विलियन का, विलियाँ विलियाँ खा है भाई, वो विलियन का सामान्य समीकरण, ओके ओके, विलियन का सामान्य समीकरण, ओके। चलो साहब देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2 नियम यहाँ यूज़ हुए हैं, पहला नियम यूज़ हुआ है बोयल का नियम। खाली फॉर्मूला सुनाओ, बोयल का नियम, बोयल के नियम से, ओके, बोयल के नियम से। अच्छा बेटे, बोयल के नियम का कोई फॉर्मूला होता है? बोयल के नियम से, हाँ होता है साहब। क्या होता है बोयल के नियम का फॉर्मूला? अरे सर, जो प्रेशर होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है या सांद्रता के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई मेरे पास? फर्स्ट बन गई, ओके। चार्ल्स का तो आगा नहीं, लेकिन दाब का यहाँ काम पड़ जाएगा। दाब बोयल के नियम से, हाँ गलत हो गया, बोयल बांड हाफ नियम से लिखेंगे यहाँ, बोयल बांड हाफ नियम से, ओके। बांड हाफ रह गया, बांड हाफ, बोयल बांड हाफ
नियम से, ठीक है बेटे, बॉयल बार्नहाफ नियम से। ओके ओके, फिर दाब बार्नहाफ नियम से, दाब बार्नहाफ नियम से। बताओ बेटे ज़रा, दाब बार्नहाफ नियम क्या होता है? तो यहाँ जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। समीकरण नंबर मेरे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। अब दोनों नियमों को मिला दो, दोनों नियमों को मिलाने पर, ओके सर, दोनों नियमों को मिलाने पर, अच्छा मिला दें? हाँ मिला दो। तो दोनों नियमों को जब मैंने मिला दिया तो प्रेशर जो आया वो टेम्परेचर के समानुपाती आया, और भैया आयतन के कैसा आया? व्युत्क्रमानुपाती आया। मिल गया। अब जैसे ये भाग वाला इधर को लाओगे तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये पी भी बराबर समानुपाती किसके हो गया बेटे? टी का हो गया। अब जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ मेरे पास एक कोस्टेंट खट से आ जाता है एस, जहाँ एस क्या है? अरे सर ये बता दो एस क्या है? जहाँ एस एक नियतांक है। एस क्या है भैया? एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बिलियन स्थिरांक कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे बिलियन स्थिरांक कहते हैं। ओके सर, जिसको आप बिलियन स्थिरांक कहते हैं। अच्छा सर, इसका मान भी तो होता होगा कुछ ना कुछ क्या? एस का मान होता है 0.0821 वायुमंडलीय लीटर, ठीक है सर, प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। केल्विन ताप का मात्रक होता है। अब ये मात्रक कहाँ से आया वो भी देखते हैं। वायुमंडलीय, ध्यान देना बेटे, वायुमंडलीय लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। फोकस करें लाइन पर, वायुमंडलीय लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। तो ये दाब का मात्रक वायुमंडलीय लिया है, लीटर जो होता है वो आयतन का मात्रक होता है, मोल मोलों की संख्या का मात्रक होता है, और के जो होता है केल्विन वो ताप का मात्रक होता है। अच्छा, ताप के कितने मात्रक होते हैं बेटे? ताप के 3 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। चलो मैं आगे लिखवाऊंगा, इस चीज़ को भी घबराओ मत। तो अब ये क्या है? ये जो है ना इक्वेशन ली है, जहाँ एस क्या है? एक नियतांक है, जैसे बिलियन स्थिरांक कहते हैं। एस का मान हो गया इतना। इस एस के मान को आप बढ़िया करके याद करो, काम में आएगा, क्योंकि इससे जो सवाल पेपर में आते हैं परासरण दाब से, उसमें एस का मान लगाया जाता है। और एस का मान आपको शायद एस का मान शायद आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि आपको एस का मान मिला हो। लेकिन एस का मान ना भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इतना कुछ याद कर सकते हैं तो सला ये एस क्या चीज़ है नहीं है? चलिए साहब, ये तो केवल 1 मोल के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है? विलय के मोलों की संख्या 1 है और बिलियन का आयतन मेरे पास लीटर है। अब मान लो कि अगर विलय के मोल मेरे पास स्मॉल n हो तो, ठीक है, माना विलय के मोलों की संख्या, माना विलय के मोलों की संख्या, माना विलय के मोलों की संख्या, माना विलय के मोलों की संख्या कितनी हो बेटे? माना विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो, ओके सर, ओके, हो तो जहां पर मेरे पास ये 1 मोल के लिए हैं, वहां मेरे पास ये n मोल के लिए आ जाएगा NST। तो यही क्या है मेरे पास? यह है बिलियन का सामान्य समीकरण है। P बराबर NST क्या है बेटे? यह लिखोगे आप, यह बिलियन का सामान्य समीकरण है। ओके, यह बिलियन का कौन सा समीकरण है? सामान्य समीकरण है। ओके सर, सामान्य समीकरण है। लेकिन अभी यहाँ काम तमाम नहीं हुआ, परासरण दाब बकाया है। परासरण दाब बकाया का मतलब ये कि जो ये भाग ये गुणा में तुम देख रहे हो, इधर भाग में लेकर आओ। तो साहब मेरे पास देखो, अब मात्रक कहाँ से आया? एक बार ये मात्रक भी चेक कर लेते हैं। हमें निकालना है एस का मात्रक, तो जो गुणा वाले तुम देख रहे हो ना एन और टी, इधर भाग में आ जाएंगे मेरे पास। पीवी बराबर एन टी मेरे पास कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा एस। अब दाब का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय। आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर। यहाँ विभांतर नहीं है कि सोचो कि यहाँ भी विभांतर है, विभांतर चलता है फिजिक्स में, यहाँ चलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, और एन क्या है? मोल है, ठीक है, मोलों की संख्या। और टी क्या है? परमताप है, तो उसका मात्रक क्या होगा मेरे पास? केल्विन हो गया, है ना। तो यहाँ से आप मात्रा निकाल सकते हो, वायुमंडलीय लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से मात्रा निकल जाता। अब जो तुम देख रहे हो ये गुणा वाला, ये इधर मेरे पास काय में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। n/v आ गया मेरे पास, और ST आ गया मेरे पास बेटे, आ गया ST। चलिए साहब, अब पता होना चाहिए विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये क्या होती है मेरे पास? सामान्यता होती है CST। और ये क्या है बेटे? यह है परासरण दाब का सूत्र है, याद कर लो ठीक से। ये क्या चीज़ है? यह परासरण दाब का सूत्र है। ओके, यह परासरण दाब का सूत्र है। इसे आप निम्न प्रकार भी लिख सकते हो। मैंने बोला कि भैया परासरण दाब को हम पाई से 100 भी करते हैं, तो P की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, ठीक है। C की जगह C रहेगा, और S की जगह मेरे पास R आ सकता है। यहाँ पे आ जाएगा जहाँ R, S की जगह आप R भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। तो CR
और टी का टी ऐसे रहेगा, तो पाई बराबर CRT। तो ये मत सोचना कि यार ये फॉर्मूला हमें खा जाएगा, ये फॉर्मूला शेर है और सर ने शेर करवाया नहीं है, शेर चीते पीते सब हो गए, डरो मत बिल्कुल भी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, पाई बराबर CRT, पी की जगह पाई आ गया क्योंकि पराक्षण दाब को आप पाई से भी शो करते हो, सी की जगह सी रहेगा और जो बिलियन स्थिरांक एस है उसकी जगह मैंने आर लिया है, ये आर भी क्या होगा, बिलियन स्थिरांक होगा, और टी क्या है मेरे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परमताप है ये, ठीक है। तो पाई बराबर CRT हो गया। अबे समझ जाओगे, इतना डर तो नहीं लग रहा है इस चीज़ को, है नहीं लग रहा ना, तो डरना है भी नहीं, डरना है भी नहीं। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि जो ये तुम्हारे पास सी है, इस सी की जगह आप भार बटा अणुभार बटा विलायक का द्रव्यमान यानी बिलियन का द्रव्यमान लीटर में भी रख सकते हो। तो यहाँ सी की जगह स्मॉल w बटा स्मॉल m और भाग वाला जो मेरे पास ये है b वो इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं ये सी की जगह यानी कि सी की जगह ये उठाकर रख दूं तो जो तुम्हारे पास v है वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास, वो सी की जगह मैं क्या रख दूं, W/m। तो स्मॉल w बटा स्मॉल m मेरे पास यहाँ आ जाएगा और ये भाग वाला मेरे पास इधर पहुँच जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी पी भी बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m ST। इससे भी करेंगे हम आगे न्यूमेरिकल। चलो मैं रख दे रहा हूँ एक बार उठा के इस चीज़ को भी। तो ये लेटर हटा दो, ये लेटर हटा दो, तो मैं रख दूँ, मैं यहाँ पर रख दूँ उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहो कर लेना वरना चाहो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बस मैं इक्वेशन पर, तो पी भी बराबर सी, जब मैंने स्मॉल w बटा स्मॉल m रखा तो भाग वाला जो है ये मेरे पास गुणा में आ गया और ये रह जाएगा स्मॉल w बटा स्मॉल m ST, ठीक है। तो इससे भी आया करेंगे हम न्यूमेरिकल सोल्व। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ क्लियर हो गया, किसका, परासरण दाब का, ठीक है, ठीक है। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, उसके नियम और परासरण दाब का सूत्र वगैरह सब मैंने ड्राइव करवा दिया है। अब इसके रह गए हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हर साल पेपर में एक फंसता है परासरण दाब का, ठीक है। चलिए साहब, यहाँ तक आप क्लियर करें, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, सर ये टॉपिक हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।